डियर स्टूडेंट्स, हमारा स्टडी टॉपिक है इस वीडियो में इकोलॉजिकल सक्सेशन। हम सब जानते हैं पॉपुलेशन क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारे हमको पता हैं। जब बहुत सारे एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं किसी प्लेस पर तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं और अलग अलग पॉपुलेशंस किसी कम्युनिटी को डेवलप करती हैं। तो एनवायरनमेंट में ये सब एग्जिस्ट करते हैं, साथ में रहते हैं। अब आइए देखते हैं समय के साथ, लंबे समय में कैसे जो कम्युनिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं, जिसको इकोलॉजिकल सक्सेशन हम कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ इज़ दैट their composition and structure constantly change in response to the changing environmental conditions। तो अगर environmental conditions धीरे धीरे चेंज होंगी तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर भी धीरे धीरे चेंज होगा। कम्युनिटी कंपोजिशन यानी कम्युनिटी को बनाने वाली जो पॉपुलेशंस हैं वो भी धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होंगी। दिस चेंज इज़ ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। ये चेंज जो है एक क्रम में होता है, ऑर्डर में होता है, सीक्वेंस से होता है। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट यानी फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है ऐसे ऐसे ये चेंज होते हुए हम देखते हैं। इस चेंज की वजह से फाइनली जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर जो कि अब बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ फाइनली जो एनवायरनमेंट की कंडीशन है उसके साथ अब इक्विलिब्रियम में आ चुका है, उसको हम बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ दैट कम्युनिटी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तो शुरुआत में जो कम्युनिटी जिसने स्टार्ट किया होगा किसी एक प्लेस पर रहना, उस कम्युनिटी में बदलाव आए और बदलाव आते चले गए क्योंकि पर एनवायरनमेंट चेंज होता चला गया और फाइनली हम जो देखते हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखते हैं। द ग्रेजुअल एंड फेयरली predictable changes in species composition of a given area is called as ecological succession। तो किसी भी एरिया के अंदर धीरे धीरे और एक तरीके से प्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में बताया जा सकता है कि हाँ ऐसा होगा, तो ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस किसी एक एरिया में अगर स्पीशीज कंपोजिशन में होते हुए हम देख रहे हैं यानी कम्युनिटी में होते हुए देख रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलेंगे। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कोलोनाइज एन एरिया। अब कोलोनाइज करने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जिस पे कोई नहीं रहता था, खाली था, उस एरिया में कुछ स्पीशीज आती हैं और रहना स्टार्ट कर देती हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ है? उन्होंने उस एरिया को कोलोनाइज कर लिया है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम ये देखते हैं कि कुछ स्पीशीज़ किसी एक एरिया को कोलोनाइज करती हैं और उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर बढ़ती है, ठीक है ना। और जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वहाँ पर, तब हम ये देखते हैं कुछ और, जैसे हम तो बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं? कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो किसी भी जगह पर जो कम्युनिटी होगी वहाँ पर अगर किसी एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन राइज कर रही होगी तो चांसेस ये भी हैं कि किसी और की पॉपुलेशन कम हो रही होगी। तो हम ऐसा होते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह के इंटरेक्शंस वहाँ पर होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पीशीज़ एकदम डिसअपियर भी हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा न्यूमरस हो जाए और कोई डिसअपियर हो जाए चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, यानी एक के बाद एक कम्युनिटीज़ आ रही हैं तो उनका जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है जो कि लगातार चेंज होता चला जा रहा है किसी भी गिवन एरिया में, उसको हम बोलेंगे सेर्स। सेर्स क्या है? एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़, ओके। तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर लगातार चेंज हो रहा है। तो लगातार जो कम्युनिटीज़ आ रही हैं, चेंज हो रही हैं किसी भी एक एरिया में, वो सब क्या है? सेर्स हैं। और किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी की अगर आप बात करेंगे तो उसे आप बोलेंगे सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी, ओके। तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर लगातार बदल रहा है, इस बदलती हुई कम्युनिटीज़ को हम बोलेंगे सेट्स और किसी एक इंडिविजुअल कम्युनिटी को बोलेंगे सीरल कम्युनिटी या सीरल स्टेजेस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सीरल स्टेजेस आती हैं एक के बाद एक
और फाइनली हमको क्लाइमैक्स कम्युनिटी देखने को मिलती है किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पर। इन द सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे जैसे सीरियल स्टेजेस चेंज होंगी हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीशीज़ हैं उसकी डाइवर्सिटी चेंज होगी। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। तो आप देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, स्पीशीज़ का नंबर बढ़ेगा, ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा, और आप डाइवर्सिटी को बढ़ते हुए देखेंगे किसी भी एक एरिया में। और आप देखेंगे बायोमास भी, जो टोटल बायोमास है वो भी उस जगह पर बढ़ता चला जाएगा। तो किसी खाली स्थान पर, किसी एरिया पर अगर किसी कम्युनिटी ने सबसे पहले आकर के वहाँ पर रहना स्टार्ट किया है तो उसे बोलते हैं पायोनियर कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी जब वहाँ रहना स्टार्ट करती है उसके बाद फिर क्या होता है, सीरियल स्टेजेस आती हैं, है ना, अलग अलग स्टेजेस आएंगी, तो वो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, है ना, एक तरीके से। और उसके बाद फिर आप देखेंगे फाइनली हमको देखने को मिलेगा ट्रांजिशनल कम्युनिटी कह सकते हैं, और फाइनली हमको देखने को मिलेगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो फर्स्ट कम्युनिटी आप देखेंगे दैट इज द पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर NEER, पायोनियर कम्युनिटी। तो पायोनियर कम्युनिटी में वो स्पीशीज़ हैं जो सबसे पहले उस एरिया में आई हैं और जिन्होंने वहाँ पर आकर के अपना रहना सहना शुरू किया है। उसके बाद फिर स्टेजेस चेंज होंगी, क्या चेंज होंगी, सीरियल स्टेजेस चेंज होंगी धीरे धीरे समय के साथ। तो अब जो बीच में कम्युनिटीज सारी जितनी भी आ रही हैं उनको हम सीरियल कम्युनिटीज कहेंगे या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहेंगे। और लास्ट में जो स्टेज या बायोटिक कम्युनिटीज हम देखेंगे फाइनली उस एरिया में, उसको बोलेंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज जो कम्युनिटीज हम देख रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर, वो सक्सेशन के कारण ही आई हैं, और जो सक्सेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है जब से धरती पर लाइफ स्टार्ट हुई है। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेसेस एट दैट टाइम। तो दोनों समानांतर तौर पर साथ के साथ चल रहे हैं। Succession is hence a process that starts in an area where no living organisms are there. तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर नहीं था तब सक्सेशन स्टार्ट हुआ है। सो दीज कुड बी द एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एरिया ऐसा हो जहाँ सक्सेशन स्टार्ट हो और ये वो एरिया हो जहाँ कभी भी इससे पहले जीवन नहीं था, जैसे कि कोई बेयर रॉक, है ना, और वो एरियाज और इन एरियाज दैट समहाउ, ठीक है ना। तो बेयर रॉक को आप बेयर रॉक ले सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल, जैसे कोई एक ऐसी रॉक हो जहाँ पर ऐसी चट्टान हो जहाँ पर पहले कभी भी कोई प्लांट या कोई भी एनिमल नहीं रहता हो, और वहाँ पर अब धीरे धीरे क्या, वहाँ पर धीरे धीरे अगर सक्सेशन स्टार्ट हो जाए तो कम्युनिटीज़ डेवलप होने लग जाएं धीरे धीरे और स्पीशीज़ वहाँ पे रहने लग जाएं, तो आप फिर उसको क्या बोलोगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। तो उसको बोलोगे आप कौन सा टाइप का इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको आप बोलोगे प्राइमरी सक्सेशन। ऐसी जगह पर इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है जहाँ पर पहले कभी लाइफ नहीं थी अर्थ के फॉर्मेशन के बाद से, तो उसको आप बोलोगे प्राइमरी सक्सेशन। उस जगह पर पहली बार सक्सेशन हो रहा है। और ऐसी भी जगह हो सकती हैं जहाँ पर पहले लाइफ थी लेकिन लाइफ ख़त्म हो गई किसी रीज़न की वजह से, यानी वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जो रहा करते थे उस जगह पर वो ख़त्म हो गए किसी कारणवश। तो ऐसी जगह पर अगर दोबारा सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन आपको ध्यान रखना है। तो प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे न्यूली कूल्ड लावा, जो लावा निकलता है हमारे वॉल्केनोज में से, वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर आप देखेंगे लावा जब ठंडा होता है तो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनती है,
तो वो न्यूली कूल्ड लावा एक तरीके से प्राइमरी सक्सेशन की प्लेस है। भाई इससे पहले तो वहाँ पे कोई लाइफ थी नहीं, अब लावा वहाँ पर आया है तो लावा ने वहाँ पर सॉइल को, जैसे कई बार क्या होता है समुद्र के पास जो वॉल्केनो होते हैं उनका जो लावा आता है वो जो शोर है, शोर का मतलब जो तट है, तट के आसपास ही आइलैंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो वो ऐसे नए आइलैंड्स बन जाते हैं जहाँ पर पहले कभी लाइफ नहीं थी। तो वहाँ पर अगर कोई सक्सेशन होगा तो उसे आप बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। या कोई बेयर रॉक हो, कोई ऐसी चट्टान हो जहाँ पर पहले कभी लाइफ ही नहीं आई है, डेवलप ही नहीं हुई है, तो वो भी आपको सक्सेशन का एग्जाम्पल हो सकता है, प्राइमरी सक्सेशन का। कोई नया पॉन्ड हो जो हमने क्रिएट किया हो आर्टिफिशियली, या ऐसा कोई डैम या कोई रिजर्वायर जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किया हो, तो ये प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। क्यों भाई ये आवाज़ क्यों निकाल रहा है इतनी? नेक्स्ट देखते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर जो नई बायोटिक कम्युनिटी आएगी वो बड़ी स्लो आएगी। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इन दैट एरिया विल बी वेरी स्लो. So before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. तो सॉइल का होना तो आप जानते हो ज़रूरी होता है, बिना इसके तो कोई नई बायोटिक कम्युनिटी डेवलप नहीं हो सकती। बिकॉज आप कम्युनिटी स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो कम्युनिटी स्ट्रक्चर में फूड चेन पूरी की पूरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फूड चेन में प्रोड्यूसर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिपेंडिंग अपॉन mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to several thousands of years to produce fertile soil on bare rock. तो किसी चट्टान पर जहाँ पर अभी पहली बार प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर अगर सॉइल का डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर, तो सॉइल के डेवलपमेंट में हज़ारों साल लग सकते हैं। ये बहुत स्लो होने वाला प्रोसेस है और उसके बाद फिर आप देखोगे प्लांट्स का डेवलपमेंट वहाँ पर। तो आप समझ लो कि जो प्राइमरी सक्सेशन है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरियाज वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड सच एज अबेंडन्ड फार्मलैंड्स। तो ऐसी जगह भी हो सकती हैं धरती पर जहाँ पर पहले कभी कम्युनिटीज़ रहा करती थी लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई, वहाँ की लाइफ ख़त्म हो गई, और अब अगर वहाँ पर कम्युनिटीज़ आती हैं, दोबारा से रहना स्टार्ट करती हैं, और फिर हम सक्सेशन होते हुए देखते हैं, यानी कम्युनिटीज़ को चेंज होते हुए देखते हैं धीरे धीरे, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ हो सकता है? जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर अबेंडन्ड फार्मलैंड्स, ऐसे फार्मलैंड्स जो अब जहाँ पर खेती नहीं की जाती है, या बर्न्ड और कट फॉरेस्ट्स, ऐसे फॉरेस्ट जो इनको काट दिया गया या जिनको जला दिया गया, तो ऐसे जगहों पर दोबारा से लाइफ स्टार्ट कर सकती है आगे, सेकेंडरी सक्सेशन हो सकता है। या ऐसी जगहें जो बाढ़ में बह गई थी, जहाँ की मिट्टी बाढ़ में बह गई, बाढ़ आ गई जहाँ पर, और अब वहाँ पर नया जीवन शुरू हो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सक्सेशन के। तो क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन की शुरुआत में आपको थोड़ी बहुत सॉइल मिल जाती है, सॉइल का वहाँ पर सॉइल को बनाना नहीं पड़ता, सॉइल वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और सेडिमेंट्स यानी जो गाद है, सेडिमेंट्स हैं, ये भी वहाँ पहले से प्रेजेंट होते हैं। इसलिए सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकसेस ऑन चेंजेस इन वेजिटेशन। तो वेजिटेशन के बदलाव को समझाते समझाते हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझा सकते हैं, और इसी की स्टडी की जाती है बेसिकली। हाउएवर दीज वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो आप अगर वेजिटेशन का एग्जाम्पल देखेंगे, चेंज होते हुए वेजिटेशंस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर उन वेजिटेशंस की वजह से डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स भी वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एनिमल्स के टाइप्स भी बढ़ेंगे, उनकी डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, और डिकम्पोजर्स की डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। तो सक्सेशन की जो स्टडी है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, उसका फोकस किस पर रहता है? वेजिटेशन पर रहता है। बदलते हुए वेजिटेशन को हम समझाते हैं कि देखो ये स्टेज आई, ये स्टेज आई, इस तरह से अब अगली स्टेज आई प्लांट्स की, इस तरह से, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे प्लांट्स चेंज होंगे किसी जगह पर, वैसे वैसे एनिमल्स का जो टाइप है और उनकी डाइवर्सिटी है वो भी चेंज होगी, डिकम्पोजर्स के टाइप भी चेंज होंगे,
और जिससे कि पूरी ओवरऑल डाइवर्सिटी चेंज होगी। कम्युनिटी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल बात करोगे फिर कि प्लांट्स, एनिमल्स सभी चेंज होते चले जा रहे हैं। एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन, natural or human induced disturbances like fire, deforestation, etc. can convert a particular serial stage of succession to earlier stage। तो किसी भी समय सक्सेशन चल रहा है, ठीक है, अब उस समय नेचुरल कोई कैलेमिटी आ गई या ह्यूमन इंड्यूस्ड कोई डिस्टरबेंस हुआ, जैसे मान लीजिए हमारी वजह से जंगल में आग लग गई या हमने डिफॉरेस्टेशन किया, तो सक्सेशन तो चल रहा था नेचर में, अब वो सक्सेशन जो है पीछे हट जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो सीरियल स्टेज चल रही थी हो सकता है वो उससे पहली स्टेज में चली जाए। यानी आपने जो जिस समय आपने सक्सेशन होते हुए आप उसको स्टडी कर रहे थे, तो जो मौजूदा स्टेज थी वो अब नहीं रहेगी। तो अब हम वहाँ पर क्या देखेंगे, हम पुरानी कोई स्टेजेस देखेंगे, या हो सकता है कि वो एरिया पूरी तरह ख़त्म हो जाए, उस एरिया में बेयर हो जाए पूरी तरीके से। तो हम बिल्कुल एकदम शुरुआत वाली कंडीशन वहाँ पे देखना शुरू कर दें कि अब तो कम्युनिटीज़ वहाँ पर है ही नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट होगा। तो मतलब ये हो सकता है कि हमारे इंटरफेरेंस से या नेचर के कारण, नेचुरल रीज़न भी हो सकते हैं जिसके कारण किसी जगह पर जो सक्सेशन चल रहा है, चाहे वो प्राइमरी हो या वो सेकेंडरी हो, वो एकदम रुक सकता है और हो सकता है वो सक्सेशन जो है पिछली स्टेजेस की तरफ चला जाए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। So such disturbances can also create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species। और हो सकता है ये सक्सेशन की दिशा को ही चेंज कर दे। ये जो बदलाव आए हैं नेचर में, ये हो सकता है आने वाले समय में कुछ नई स्पीशीज़ उस जगह पे आ जाएं, क्योंकि अब उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, सही एनवायरनमेंट है, और जो स्पीशीज़ वहाँ रहा करती थी वो छोड़ के चली जाएं या ख़त्म हो जाएं। तो अगर नेचुरल कंडीशन या चेंज होंगी वहाँ पर, या हम इंटरफेयर करेंगे किसी भी सक्सेशन में, तो उसके बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द हैबिटेट, वेदर इट इज़ वाटर, ओके, सक्सेशन चाहे वाटर में हो रहा हो, और इट इज़ ऑन द वेरी ड्राई एरियाज, या किसी सूखी जगह पर हो रहा हो, तो उसके नाम भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर वाटर में सक्सेशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रार्च, और अगर किसी सूखी जगह पर सक्सेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे जीरार्च। तो हाइड्रार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन द वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मीजिक कंडीशंस। तो अगर आप हाइड्रार्च सक्सेशन देखोगे तो वो कहाँ होता हुआ देखोगे, वेट एरिया में होता हुआ देखोगे, और इसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, किसी वेट एरिया में जहाँ पर पानी है वहाँ पर आप सक्सेशन होता हुआ देख रहे हो। पानी में धीरे धीरे आप देख रहे हो कि वहाँ पर प्लांट्स का डेवलपमेंट होता हुआ जा रहा है धीरे धीरे। पहले फाइटोप्लैंक्टॉन्स आएंगे, है ना, उसके बाद फिर रूटेड प्लांट्स आएंगे वहाँ पर, उसके बाद फिर आप देखेंगे प्लांट्स का जो प्रेजेंस है वो शोर की तरफ यानी किनारे की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। सेडिमेंटेशन बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, अंदर मिट्टी का डेवलपमेंट और गाद का डेवलपमेंट होता चला जाएगा। और हम देखेंगे कि जो वाटर बॉडी है ये धीरे धीरे इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो घटती चली जाएगी, और धीरे धीरे हम देखेंगे नई स्पीशीज़ डेवलप होती हुई चली जाएंगी, प्लांट्स की आती चली जाएंगी वहाँ पर, उस जगह को पर रहना शुरू कर देंगी, और हम धीरे धीरे हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ का डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे। तो इस तरह से हाइड्रार्च सक्सेशन में आप क्या देखते हैं, हाइड्रार्च सक्सेशन में आप देखते हैं कि ये वेट एरिया में शुरू होता है और धीरे धीरे जो सीरियल कम्युनिटीज़ आती हैं वो हाइड्रिक कंडीशन से मीजिक कंडीशन की तरफ ले जाती हैं उसको। यानी पहले क्या था, पहले पानी था खूब वहाँ पर, और धीरे धीरे क्या होगा, पहले देखो पहले क्या था, बहुत वाटर था वहाँ पर, ठीक है, पानी की कमी नहीं थी, खूब पानी था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वहाँ पर वेजिटेशन आ गया तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, सेडिमेंटेशन स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो पॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक ज़मीन नॉर्मल
लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी एंड वी सी वैरायटी ऑफ प्लांट्स ओवर द इवन द ट्रीज, इवन द लार्ज ट्रीज ओवर देयर। सो क्या हुआ, पहले कैसी कंडीशन थी, पहले कैसी कंडीशन थी, पहले कंडीशन थी पहले ऐसी कंडीशन थी, पानी था खूब, फिर धीरे धीरे वेजिटेशन आया और सीरियल स्टेजेस चेंज होती चली गई, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आए, फिर सेडिमेंटेशन होने लगा, पॉन्ड जो है अब शैलो हो गया, धीरे धीरे और प्लांट आए बाहर से, अलग अलग प्रकार के, डाइवर्सिटी चेंज हुई प्लांट्स की। और फिर हमने क्या देखा आगे चल के, कंडीशन कैसी होगी, हाइड्रिक से मीजिक हो गई, यानी पानी की अब वहाँ पर उतनी प्रेजेंस नहीं है जितना पहले था, तो मीजिक कंडीशन हो गई, ना बहुत ज़्यादा गीली और ना बहुत ज़्यादा सूखी। ऐसा नहीं कि वो डेजर्ट बन गया, नहीं डेजर्ट नहीं बना, बट वहाँ पर पानी अब उतना नहीं था। तो अब एक आप ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई, म्यूजिक कंडीशन आ गई। सिमिलरली अगर जीरार्च सक्सेशन होगा तो ये कहाँ शुरू होगा, ये ड्राई एरिया में होगा। देखो हाइड्रार्च कहाँ शुरू हुआ था, वेट एरिया में शुरू हुआ था, तो जीरार्च सक्सेशन कहाँ शुरू होगा, ड्राई एरिया में, यानी किसी रेगिस्तान में, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, आप देखेंगे वहाँ पर भी वेजिटेशन स्टार्ट होगा आना, और जीरिक कंडीशन से म्यूजिक कंडीशंस डेवलप होंगी आगे चल के। अगर वहाँ पर सक्सेशन हुआ तो आप देखोगे कि प्लांट्स वहाँ पर आने लगेंगे, जब वहाँ प्लांट्स आने लगेंगे तो धीरे धीरे कंडीशंस चेंज होंगी वहाँ की, अब वो इतनी सूखी कंडीशंस नहीं रहेंगी, और हम देखेंगे धीरे धीरे भविष्य में हज़ारों लाखों सालों में कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, म्यूजिक हो जाएंगी। तो दोनों ही में आपने देखा, क्या देखा, इन बोथ हाइड्रार्च एंड जीरार्च successions they lead to the medium water conditions, तो neither to dry nor to wet। तो वो स्पीशीज जो किसी भी बेयर एरिया पर, बेयर एरिया मतलब जहाँ पर पहले कभी लाइफ नहीं थी, ऐसे एरिया पर जो स्पीशीज सबसे पहले इन्वेड करती हैं, इन्वेड मतलब आती हैं वहाँ पर, डेवलप वहाँ पे अपना घर बनाती हैं, वहाँ पे अपने हैबिटेट बनाती हैं। कोई बेयर एरिया था, वहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, अब वहाँ कुछ स्पीशीज़ आ जाती हैं, वहाँ पर रहना शुरू करती हैं, तो वो क्या है, पायोनियर स्पीशीज़ हैं, वो फाउंडेशन रख रही हैं वहाँ पर जीवन की, वो पायोनियर हैं। तो इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, अगर रॉक्स पर कोई प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है तो वहाँ पर सबसे पहले कौन रहना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर सबसे पहले लाइचिन्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम किस प्रकार के लाइचिन्स को देखेंगे, क्रस्टोस लाइचिन्स, है ना, क्रस्टोस। उसके बाद हम देखेंगे फोलियोस लाइचिन्स, ठीक है ना। तो लाइचिन्स की ये स्टेजेस हैं, तो लाइचिन्स वहाँ पर डेवलप होंगे। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे वहाँ पर, ओके, लाइचिन्स के डेवलप हो जाने के बाद लाइचिन्स क्या करते हैं, एसिड्स का सिक्रीशन करते हैं, दे सिक्रीट एसिड्स, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड। तो ऐसा एसिड के सिक्रीशन से क्या होगा, रॉक का सरफेस डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वेदरिंग होना स्टार्ट होगी। आपको पता है वेदरिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सॉइल फॉर्मेशन। तो उस चट्टान पर क्या होगा, लाइचिन्स के आने से सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जब सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा तो इसके कारण जो स्मॉल प्लांट्स हैं, बहुत छोटे प्लांट्स हैं, जो बिल्कुल सिंपल प्लांट्स हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं, दे आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉइल। तो वहाँ पर ब्रायोफाइट्स का आना और उनका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब वहाँ पर क्या डाइवर्सिटी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सो विथ टाइम, अब जब ब्रायोफाइट्स आ गए तो फिर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स वहाँ पर उनके गिरेंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा धीरे धीरे सॉइल का, है ना, वेदरिंग भी और तेज़ी से होगी, तो हायर प्लांट्स आने स्टार्ट होंगे, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, और हम क्या देखेंगे, धीरे धीरे ना सीरल स्टेजेस चेंज होंगी, सीरल स्टेजेस आर चेंजिंग नाउ। और अल्टीमेटली हम कौन सी कम्युनिटी देखेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फाइनली द क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी इज फॉर्म्ड। द क्लाइमैक्स कम्युनिटी remains stable as long as the environment remains unchanged। अब क्लाइमैक्स कम्युनिटी कब तक बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक एनवायरनमेंट स्टेबल बना रहेगा। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो फिर आप देखोगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी में भी बदलाव होगा और कोई नई कम्युनिटी वहाँ पर डेवलप हो जाएगी। सो विथ टाइम द जीरोफिटिक हैबिटेट
गेट्स कन्वर्टेड इनटू मीजोफिटिक वन। तो कोई भी जीरोफिटिक हैबिटेट है, जैसे कि कोई बेयर रॉक है, तो वो कैसी हो जाएगी, वहाँ पर जंगल डेवलप हो जाएगा और वहाँ मिट्टी आ जाएगी, वहाँ पर पानी भी इतना इतना तो होगा कि आप उसको मीजोफिटिक कहना स्टार्ट कर देंगे, सूखा आप उसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, इन प्राइमरी सक्सेशन वाटर, ओके, अब वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम, एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, पानी का। पानी है, कहीं पॉन्ड है सपोज कोई, है ना, तो वहाँ पर पायोनियर कौन होगा, सबसे पहले कौन आएगा वहाँ पर रहने, वहाँ पर सबसे पहले आएंगे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जो ऊपर रहना स्टार्ट कर देंगे। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में कौन कौन हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में हो सकते हैं साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, डायटम्स हो सकते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, यूग्लिनॉइड्स, यूनिसेलुलर एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं। तो इनकी वजह से क्या होगा, इनका रिप्रोडक्टिव रेट तो बड़ा तेज़ है, बड़ा तेज़ी से डिवाइड करते हैं, और ऑर्गेनिक, इनकी डेथ भी जल्दी होती है। तो ऑर्गेनिक मैटर का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा इनके होने से, और जो ज़मीन पर इनके क्या होगा, नीचे तालाब के तल पर इनके सेडिमेंट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते जाएंगे हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स, धीरे धीरे जो हमारे सॉइल का फॉर्मेशन है वो होता चला जाएगा, सेडिमेंटेशन का नीचे जमा होना स्टार्ट होगा, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा हमारा तल में तालाब के, तो क्या होगा, हम देखेंगे कि दूसरे जो प्लांट्स हैं वो यहाँ डेवलप होना स्टार्ट होंगे। तो हम देखेंगे क्या स्टार्ट होगा डेवलप होना, वी सी दैट द रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स विल डेवलप विथ टाइम। धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे प्लांट्स जो सबमर्ज रहते हैं, पानी के अंदर डूबे रहते हैं, वो नीचे डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स को डेवलप होते हुए। इसका मतलब क्या है कि देखिए ऐसे प्लांट डेवलप होंगे, देखो यहाँ राइट साइड में, कि जिनकी पत्तियाँ ऊपर हैं, ठीक है, पत्तियाँ पानी पर फ्लोट कर रही हैं, लेकिन उनका जो नीचे की तरफ जो सॉइल है उसके अंदर उनकी रूट्स प्रेजेंट है। तो ऐसे प्लांट्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे जिनकी रूट्स कहाँ पर होंगी, नीचे सेडिमेंट में, और जो इनका स्टेम लॉन्ग होगा, और जो जिनकी लीफ जो है पानी पर तैरती हुई नजर आएंगी। तो उसके बाद फिर आपको क्या दिखाई देंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। आगे चल के जो नई कम्युनिटीज़ आएंगी उसमें हमको दिखाई देंगे ऐसे प्लांट्स जो फ्री फ्लोट करेंगे, फ्री फ्लोट करेंगे पानी के सरफेस पर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा, रीड स्वैम्प स्टेज। तो रीड स्वैम्प स्टेज जो है उसमें क्या होगा कि इट डेवलप्स ऑन शैलो बैंक्स वेयर डेप्थ ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस। तो ये रीड स्वैम्प स्टेज हमको किसी भी पॉन्ड में बैंक्स के आसपास, यानी किनारे के आसपास डेवलप होती हुई दिखेगी। प्लांट्स जो है यहाँ पर डेवलप होंगे किनारे के पास में, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, मार्श मीडो स्टेज डेवलप होगी। तो मार्श मीडो स्टेज में क्या होगा, जो नया हमारा तट है यहाँ पर हमें प्लांट्स डेवलप होते हुए दिखेंगे बहुत सारे मार्श मीडो स्टेज में, ठीक है ना। और लगातार सेडिमेंटेशन तो हो ही रहा है, सेडिमेंटेशन होने की वजह से तालाब भी भरता हुआ चला जा रहा है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्श मीडो स्टेज कहाँ पर है, बिल्कुल शोर पर है, जो न्यूली क्रिएटेड शोर है वहाँ पर है, और जो रीड स्वैम्प स्टेज है वो शैलो बैंक्स पर है। यानी दोनों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रीड स्वैम्प स्टेज है तो यहाँ पर, अगर रीड स्वैम्प स्टेज है तो यहाँ पर मार्श मीडो स्टेज है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और रूटेड हाइड्रोफाइट्स सबमर्ज्ड यहाँ पर नीचे पाए जाते हैं, और फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स ऊपर फ्लो करते हैं पानी के लेवल पर और फ्लोट करते हैं, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स हैं जो हमें डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा, स्क्रब स्टेज आएगी। स्क्रब स्टेज में आपको डिफरेंट काइंड्स के जो श्रब्स हैं वो डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, स्मॉल ट्रीज़ डेवलप होते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि
वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर को और बढ़ाएंगे, और फाइनली हमको दिखाई देंगे फिर ट्रीज़ डेवलप होते हुए, लार्ज ट्रीज़ जो वहाँ पर डेवलप होंगे, जिससे कि कंडीशन बिल्कुल बदल जाएगी। अब ये वाटर बॉडी किस में चेंज हो चुकी है? लैंड में चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल ज़रा चेक करते हैं। ये देखिए हमारे सामने एक डायग्राम आ गया है, एक पूरा पूरा सीरीज़ में हम देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं यहाँ सरफेस पर, और ये हमारी वाटर बॉडी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बाद, फाइटोप्लैंक्टॉन्स तो प्रेजेंट रहेंगे, और उसके बाद फिर आप देखोगे धीरे धीरे सबमर्ज प्लांट स्टेज आएगी, जिसमें रूटेड हाइड्रोफाइट्स होंगे जो पानी के अंदर सबमर्ज पाए जाते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट होंगे। अब इन सब के डेवलप होने से, डाइवर्सिटी के बढ़ने से क्या होगा, जो वाटर है वो उसकी गहराई धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगली स्टेज आपको दिखाई देगी, अगली सीरल स्टेज, जिसमें हम देख रहे हैं रूटेड हाइड्रोफाइट अपनी जगह पर हैं और फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी हैं यहाँ पर, और फिर हम देख रहे हैं फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, है ना, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो पानी में तैरने वाले फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या डाइवर्सिटी और बढ़ रही है? हाँ, बढ़ती चली जा रही है। क्या होगा इस तालाब का, क्या इसमें सेडिमेंट और बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। देखो धीरे धीरे क्या होगा, हमें फिर रीड स्वैम्प स्टेज दिखाई देगी, जिसमें ना बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स जिनकी हाइट भी ज़्यादा है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से? हमारे शैलो बैंक्स में स्टार्ट होना, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, रीड स्वैम्प स्टेज आने का मतलब है कि जो तालाब है उसकी गहराई काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण ऐसे प्लांट्स यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं जो आसानी से पानी के सरफेस के ऊपर निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मार्श मीडो स्टेज आ जाती है, जिसमें आप ये देखोगे कि पानी बहुत कम हो जाएगा तालाब का, और अब बड़े बड़े प्लांट्स इसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इवन जो नया, एक तरीके से आप ये मान लें कि जो नया तट है वो विकसित हो गया है, और तालाब के अंदर वाटर बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा है। फिर आ जाएगी स्क्रब स्टेज, जिसमें बहुत सारे शर्ब्स और सम ट्रीज़ विल स्टार्ट टू डेवलप, एंड हर्ब श्रब ट्री तीनों आपको देखने को मिलेंगे। एंड फाइनली बड़े बड़े ट्रीज़ पूरे जंगल को घेर लेंगे और इस पूरे तालाब को घेर लेंगे। और अब तालाब नहीं है यहाँ पर कैसी कंडीशन आ चुकी है? म्यूजिक कंडीशन आ गई है, MESIC, म्यूजिक कंडीशन आ चुकी है। दिस इज़ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी फाइनली, फॉरेस्ट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ पर तालाब जो है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तालाब को ख़त्म करने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था ये इतना इंक्रीज्ड वेजिटेशन। वेजिटेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हुआ वैसे वैसे इसकी जो सक्सेशन है वो होती चली गई। तो देखो ये सीरल स्टेजेस हैं सारी, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सबको एक साथ नाम देंगे तो क्या देंगे? सेट्स, ठीक है ना। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये प्राइमरी सक्सेशन क्यों है? बिकॉज एक नए तालाब के अंदर जहाँ पर पहले कोई लाइफ नहीं थी वहाँ पर ये हो रहा है, इसलिए इसको प्राइमरी सक्सेशन हम कहेंगे। इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीशीज दैट इन्वेड, इन्वेड का मतलब सेकेंडरी सक्सेशन में मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पहले लाइफ थी लेकिन अब ख़त्म हो गई किसी वजह से, अब दोबारा से वहाँ पर स्पीशीज़ आ रही हैं। तो अब वहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो कौन आएंगी? तो वो स्पीशीज़ आएंगी जो सॉइल के अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पर फिट बैठेंगी, है ना। और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर पुराने सीड्स पड़े हों या प्रोपेग्यूल्स पड़े हों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऐसे प्रोपेग्यूल्स वहाँ पहले से पड़े हों सॉइल पर, या सीड्स वहाँ पड़े हों जिसकी हेल्प से वो सक्सेशन हो सकता हो। Since soil is already there, the rate of succession is much faster and hence climax is also reached more quickly. तो ऐसी जगह पर आप देखोगे कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जल्दी आ जाएगी। What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is very slow process and may take thousands of years. हज़ारों साल इसमें प्राइमरी सक्सेशन में लग सकते हैं। ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है ना, जिसमें क्लाइमैक्स आने में काफ़ी हज़ारों साल लग सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, इज़ टू अंडरस्टैंड दैट ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड will form, just 1 minute, दोबारा से देख लेते हैं।
So another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or land, proceeds to a similar climax community, यानी म्यूजिक. तो अगर हाइड्रिक कंडीशंस में हो रहा हो सक्सेशन या जीरार्च कंडीशंस में हो रहा हो, जीरिक कंडीशंस में, म्यूजिक कंडीशन ही डेवलप होगी अंत में चल के धीरे धीरे. तो ये हमें ध्यान रखना है. ओके, इसको थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. आपने काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, आपने इसको ध्यान से सुना, उसके लिए